नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 6 साल पूरे हो गए और पार्ट 2 के आज 1 साल पूरा हुआ, तो अब 6 साल पूरे हो गए और इस 6 साल पूरा होने को लेकर के आज जगह जगह पर तमाम सारे कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जा रहे हैं। क्या कार्यकर्ता, क्या पदाधिकारी अपनी सरकार की उपलब्धियों को लगातार गिना रहे हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक पुस्तक का विमोचन करते हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। कहा उन्हीं के अथक प्रयासों से, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के समर्थन से जो लगातार यूपी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और एक पुस्तक का साफ तौर पर विमोचन किया जिसमें उसका नाम रखा 6 साल यूपी खुशहाल। अब सवाल ये है कि 6 साल यूपी खुशहाल के अंतर्गत जिसमें तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जिक्र किया और उसमें कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया, उसमें बेरोजगारों की बात की, उसमें महिला सशक्तिकरण की बात की, तो 6 साल यूपी खुशहाल पुस्तक का विमोचन किया जिसमें सरकार ने अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाया। तो योगी सरकार पार्ट 2 6 साल बेमिसाल, यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल का एक रिकॉर्ड और 6 साल का कार्यकाल, उत्तम प्रदेश बना यूपी और यूपी में बम्पर निवेश और युवाओं को बम्पर रोजगार। तो रोजगार की भी बात हुई है, कानून व्यवस्था की भी बात हुई है, और इसी बीच अब जो सवाल ये है कि इस 6 सालों में जो सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना मिला आम जन को, और सबसे बड़ी बात कि लोगों को जो चाहे वो राशन देने की बात हो और जिस राम राज्य की परिकल्पना की बात की जा रही है वो राम राज्य की परिकल्पना कितना साबित होती नजर आ रही है, कितना चरितार्थ होती नजर आ रही है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की सत्ता में 6 साल पूरे कर लिए हैं और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई और साथ ही पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में यूपी लगातार तरक्की कर रहा है। तो 6 साल यूपी खुशहाल, तो राम राज्य क्या है, और इस बीच बुलडोजर को लेकर भी बात की। अपराधियों पर लगातार किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, महंगाई पर नियंत्रण की बात की जा रही, पर आम जन से अगर जुड़े मुद्दों को लेकर के बात करें, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार घिरती नजर आ रही है। बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से 6 साल बेमिसाल की जब बात की जा रही है, योगी सरकार पार्ट 2 और उत्तर प्रदेश कितना खुशहाल है असल मायने में। जी हां, जब हम बात असल मायनों की कर रहे हैं तो जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ क्या जिनके लिए चलाई जा रही है उनका लाभ मिल रहा है, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। सरकार 5 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के युवाओं का आंकड़ा पेश कर रही है, लेकिन वास्तव में असल हकीकत क्या है। महंगाई की बात करें, आम जन से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, इस पर कितना नियंत्रण लगा और कौन कौन से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे। आए हुए मेहमानों से जल्दी से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आरएलडी के प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल जी। रोहित जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और स्टूडियो में संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आनंद जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समीर सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विकास जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो यही कि 6 साल जब हम बेमिसाल की बात कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं, जो लाभान्वित योजनाएं हैं जिस खास वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं, और 6 साल यूपी खुशहाल की जब बात की जा रही है तो आम जनमानस, आम जनता जिसके लिए योजनाएं चलाई जा रही वो कितना खुशहाल है। सबसे पहले मैं जरा आनंद दुबे जी के पास आ रहा हूं। आनंद जी, 6 साल यूपी खुशहाल, बहुत बहुत बधाई। कितना खुशहाल पा रहे हैं सबको? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से 6 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में पूरा किया। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए
और पूर्व पार्टी के सभी लोगों के लिए, सरकार में बैठे सभी लोगों के लिए, साथ ही इस पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत ही सुखदायी क्षण है। और निश्चित रूप से सरकार ने बेहतर काम किया है, तभी जनता ने हमें दोबारा कई वर्षों बाद, दशकों बाद किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ चुन के भेजा है। तो ये निश्चित रूप से इस बात को चरितार्थ करता है और इस बात पर मुहर लगाता है कि जनता के दिलों में हमने अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसीलिए हमें जनता का आशीर्वाद मिला। देखिए किसी भी ठीक है, जनता का आशीर्वाद आपको मिला, ये दिखा रहा है ये सारी चीजें कि मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए, मुझे थोड़ा बोल लेने सर, मैंने सबसे पहले शुरुआत आप ही से करी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आपने मुझे 30-40 सेकंड बोलने दिया, थोड़ा तो ओपनिंग में तो कम से कम बोल लेने दीजिए। बोलिए सर, अपनी बात रखिए। किसी भी देश हो या प्रदेश हो, उसके विकास के 3-4 धुरियां हैं। पहला कि वहां आर्थिक विकास कैसा हुआ, दूसरा वहां सामाजिक विकास कैसा हुआ, तीसरा वहां सांस्कृतिक विकास कैसा हुआ, और चौथा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। इन चारों मोर्चों पर अगर आप आर्थिक विकास की बात करें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश जो एक समय में 10 लाख करोड़ की जीडीपी हुआ करता था, आज बढ़ के 22 लाख करोड़ की जीडीपी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश आज देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो कभी 47,000 थी, आज बढ़ के 94,000 हो गई है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कभी 17-18% होती थी, आज घट के 3.9% के आसपास हो गई है। तो ये हमारा जो है आर्थिक विकास है। सांस्कृतिक विकास में आप देखिए किस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, मां विंध्यवासिनी के कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जितनी भी हमारी सांस्कृतिक पहचान की या आध्यात्मिक धरोहरें हैं, उनका पुनर्निर्माण, उनको जो आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था आपने देखा ही है कि किस तरह से उत्तर नहीं, अभी 2 हुई, अभी मैं आपको पूरा अभी आर्थिक समझा दिया, सांस्कृतिक समझा दिया आपने, और नंबर 3 कौन सा बताया आपने? जी, कानून व्यवस्था और सामाजिक विकास। अच्छा, सामाजिक हो गया, ठीक है, तीसरा सामाजिक हो गया, ठीक है, मैं नोट करता जा रहा हूँ। और बताइए इसके बारे में। देखिए, आप सामाजिक विकास में देखिए, माँ बहन बेटियों को शौचालय की सुविधा, 2,61 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए। इसके अलावा उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया उनको। इसके अलावा उनको आवास दिया जा रहा है। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में जो है राशन दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं, इस बात को साबित करता है कि सर चौथा कौन सा हुआ? सर चौथा आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और चौथा 4 बताए थे आपने, कहा था मुझे पूरा मौका दीजिए। हाँ, कानून व्यवस्था, हाँ बताइए, उसके बारे में भी बताइए। ठीक है, देखिए कानून व्यवस्था में आप देखिए कि 75,000 से ज्यादा जो है अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको जेल भेजने का काम किया गया है। एनकाउंटर में कई अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग जिनके खिलाफ कभी अभियोजन नहीं होता था, जिनके खिलाफ कभी चार्जशीट नहीं होती थी, ऐसे अपराधियों को 3-3 मामलों में पहली बार जेल भेजने का काम, उनको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो चाहे वो कोई भी पैमाना हो, चलिए, अब मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि आलोक ने मुझे मौका नहीं दिया। शुरुआत भी आपसे करी और आपसे चारों समस्याओं को लेकर के आपने बताया। देखिए, अब सारा पूरा जो पैनल है वो सुन ले। मेरी जो आज की जो टॉपिक रहेगा, वो चर्चा का जो विषय सवालों का, वो इन्हीं चारों पे फोकस रहेगा। आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था पे फोकस रहेगा। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं जरा प्रमुख विपक्षी दल के जरा समीर जी हमारे साथ। समीर जी, चारों व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, राम राज्य की परिकल्पना की थी, उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। चेहरे की हंसी तो बता रही कि काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस 6 साल में। आप भी आलोक जी, हाँ, अगर 2 मिनट का समय देंगे आप? पूरा समय दूंगा सर, तो 4 समय दूंगा जी। हाँ बताइए। तो हाँ, 4 पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूंगा, जिससे जो अभी आनंद दुबे जी ने जिन 4 वर्गों की बात करी, जिन 4 व्यवस्थाओं की बात करी, वो सामने आ जाएगा। और जो मेरा एटलीस्ट जो वक्तव्य है, वो उस पर मेरा जो एंगल है, उस पर प्रकाश पड़ जाएगा। भर्तियों और परीक्षाओं में सामने आए एक के बाद एक घोटाले। कहीं शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मारा, कहीं पेपर लीक कर संरक्षित माफिया हो रहे मालामाल। युवा अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं, हक मांगने पर मिली लाठियां, बोला करते रहो हड़ताल। ना जन सुविधाओं का कोई होश, ना कोई योजना, नियत के अभाव में पिस रहे हैं प्रदेश के लाल। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ने तोड़ दी हैं सारी हदें, बना रही हैं एक के बाद एक नई मिसाल। चलो मान लिया किसानों की दोगुनी आय जुमला था,
पर क्या 14 दिन में हुआ गन्ना किसानों का भुगतान? जो ना मिला भुगतान तो किसान होगा ब्याज का हकदार। चलो इसी से कर देते किसानों को मालामाल। हर मंडल में यूनिवर्सिटी, हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान का नहीं हुआ वादा पूरा। डॉक्टर, पैरामेडिकल की भर्तियां भी रह गई सपना अधूरा। कानपुर देहात में 2 मासूमों की ले ली जान। वाह रे बुलडोजर सरकार का क्या खूब तूने किया कमाल जी। अब ये सब उपलब्धियां अगर मैं मान लूं तो चलिए मान लिया 6 साल यूपी खुशहाल। अब ये आनंद दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो 2.0 की सरकार है वो देखे कि किन जो 4 अभी जो बताए इन्होंने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानून व्यवस्था, इन 4 मापदंडों में कहा या तो ये मेरी सारी बातें झूठी हैं और अगर झूठी नहीं है तो कहां स्टैंड करती है 6 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आप लोगों के सबके सामने। चलिए अब लेकिन समीर जी, मुझे लगता है कि अभी राजधानी लखनऊ में बुक फेयर चल रहा है, आप जरूर कोई काव्य संग्रह लेकर के आए और आपने बहुत अच्छा से उसको पढ़ा है और यहाँ पर हमारे दर्शकों के बीच शेयर किए। वो तमाम सारी जो समस्याएं हैं उनको मुखर होकर के आपने अपनी बात रखी। मैं समीर जी के पास आऊंगा, अब मैं जरा रोहित जी के पास आऊंगा। रोहित जी, लगातार आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, अपनी आवाज उठाते रहते हैं, खास करके किसानों को लेकर के समस्याएं किस तरीके से। इस 6 साल में जब यूपी खुशहाल की बात की जा रही, आप कहां पर अपने आप को पा रहे हैं? नहीं, हम जनता में पा रहे हैं अपने आप को। जैसे जनता बेहाल है वैसे हम बेहाल हैं। अब इन्होंने अभी 4 वर्गों में अपने विकास को बांटने का काम किया। तो सबसे पहले मैं आर्थिक का बता दूं तो आर्थिक की स्थिति ये है कि जो पिछले साल का बजट था वो करीब 6 लाख करोड़ का तो था, परंतु 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तो डेफिसिट में था। तो ये तो स्थिति है, असल सच्चाई है आर्थिक की जो इन्होंने बताई। इसके बाद जो सामाजिक विकास की ये बात कर रहे हैं, तो सामाजिक विकास के अंदर तो हम आप देख ही रहे हैं सामाजिक विकास कितना अच्छा हो रहा है। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते थे, अब जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। ये आगे चल के ना जाने और किस किस नाम पे ये लड़ाएंगे। तो जो हम अगर समाज के अंदर जो विध्वंस पैदा करने का काम कर रहे हैं जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, वो इनका मुझे लगता है कि सामाजिक विकास की ये बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं साहब कानून व्यवस्था पे। तो अब स्थिति ये कि प्रयागराज का कांड हुए हुए मुझे लगता है लगभग महीना भर तो होने जा रहा होगा और अभी तक जो उसके मुख्य आरोपी थे सब इनकी पहुंच से बहुत दूर हैं और इनके संरक्षण में गुजरात में वो अतीक अहमद जिसको ये खत्म कर देने की बात कर रहे हैं वो फल फूल रहा है। और स्थिति ये है कि भाई महीने भर होने वाला है, इतनी बड़ी हत्याकांड हो जाता है, दिन दहाड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाता है, पर बुलडोजर ना जाने कहां कहां घूम रहा है, परंतु अभी तक उन लोगों से बहुत दूर है जिनके हमने फुटेज देखे थे। अब आखिरी इन्होंने कौन सा बताया था भाई, एक सांस्कृतिक बताया, कानून व्यवस्था बताया, मैं तो नोट करके रखे हैं इसीलिए। सांस्कृतिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी मुद्दे पे तो सरकार बनी थी। तो सांस्कृतिक की स्थिति ये है कि अयोध्या के अंदर जमीन घोटाला कर लिया इन्होंने। बिल्कुल विकास हुआ है भाई, भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, अयोध्या के अंदर जमीन घोटाला किया, चंदा चोरी करने का काम किया। तो अब सांस्कृतिक विकास के ऊपर इससे अच्छा और क्या उदाहरण मैं दे सकता हूं। तो ये जो 4 पैमाने जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है आपको, वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। और आपने उस विकास को भी बहुत अच्छे से समझाया। और बहुत अच्छे से मुझे लगता है विकास के बारे में कौन समझा जा सकता है, वो विकास श्रीवास्तव जी ही समझा सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए मैं कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी आपके पास आऊंगा और स्वागत करना चाहूंगा। विकास जी, आप 6 साल में किस तरीके से विकास की बात करें? विकास जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। जी विकास जी, तो मेरा सवाल ये, विकास के क्या मायने आपको नजर आते हैं इन 6 सालों में? देखिए, हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं हेडिंग मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट करना भारतीय जनता पार्टी का मेन स्ट्रगल है। आप विकास के नाम पे 6 वर्ष का आपने फिर से एक इवेंट किया, करोड़ों करोड़ रुपया जनता का पैसा आपने फिर खर्च किया। अभी आप कल देखिएगा, आज भी देख रहे होंगे, लगातार सारे बड़े अखबारों में, चैनलों में खूब बड़ी बड़ी हेडिंग, फुल पेज विज्ञापन, रोड पे होर्डिंग्स। केवल भारतीय जनता पार्टी प्रचार में ही विश्वास रखती है। धर्म के नाम पर वोट लेना, जाति विघटन के नाम करना, जातियों के नाम पे समाज का विघटन करना। अयोध्या से आता हूं तो 40 बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह जी ने खुद योगी सरकार को बताया। उसमें सरकार के तमाम सारे बड़े जिम्मेदार लोग, मेयर से लेकर विधायक तक, सबका नाम उस लिस्ट में है।
2 करोड़ की जमीन 2 मिनट 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ की हो जाती है। हिंदुओं के नाम पे जो वोट मांगा, जो चंदा वसूला, उस चंदे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और कितना विकास हुआ है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, पता है। आप देख लीजिए, शहादतगंज से लेकर नए घाट तक दोनों तरफ की जो रोडें थी पूरी चौड़ीकरण के नाम पे लोगों का मुआवजा दिया नहीं गया है। पुराना मुआवजा दे रहे हैं 30 साल पुराना, और पूरे घरों को तोड़ दिया है। बिल्कुल सीरिया के बाद अगर दोबारा कभी देखना हो तो अयोध्या का दर्शन अभी कर लीजिए। 6.5 साल के अंदर ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। और रहा सवाल किसानों के लिए, MSP पे धुंध आज भी छाई है और गन्ना किसानों को 450 रुपए की मांग लगातार किसान कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं। महंगा डीजल, महंगी बिजली, लगातार कोयला ऑस्ट्रेलिया से अडानी की कंपनियां ला रही हैं। मजबूरी है कि कोल इंडिया ठप होने जा रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है क्योंकि सरकारी कोयले से काम नहीं हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला आएगा। और बिजली का रेट देख लीजिए, बिजली कंपनियों ने अभी प्रदर्शन किया था, बिजली के विभाग ने प्रदर्शन किया था। 70 लाख से ज्यादा कर्मचारी सड़कों पे आ गए, उनको नौकरी का जाने का डर दिखा रहे हो और सस्पेंड करना शुरू कर दिए। सरकार अपना इस्तकबाल खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में केवल एक डर है। चलिए, फिर अगर सरकार हो चुकी है तो फिर विपक्ष के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा। संदीप जी, लगातार जिस तरीके से हम दूसरे कार्यकाल को लेकर के बात कर रहे हैं, जनता ने अपना जनाधार दिया और कुछ तो ऐसा होगा जो जनता ने अपना जनाधार दिया, अपना वोट दिया, अपना समर्थन दिया। आपको क्या लगता है कि जिस समस्याओं को लेकर, जिस मुद्दों को लेकर के सरकार आई दोबारा, क्या उन मुद्दों को लेकर के खरी उतरती नजर आ रही है? आपकी सेल्फ एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी। 1 साल ही अभी बीता है फिर दूसरे कार्यकाल को लेके, और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें भी देखिए, जैसे अपराध का मुद्दा जो बताया इन्होंने कि अपराध को नियंत्रित कर लिया है, जो रोहित जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भाई 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है और इतना बड़ा माफिया अतीक अहमद छोटा मोटा आदमी नहीं है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन 1 महीने बाद आपके हाथ में नाकामी के सिवा कुछ नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये उत्तर प्रदेश शासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर पे चला गया। ये सिर्फ प्रदेश सरकार का मामला नहीं है, भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती बन गया है कि आखिर वो 4-5 शूटर गए कहाँ। उसके बाद जो बात कही जा रही है कि गन्ना किसानों का भुगतान, तो गन्ना किसानों का भुगतान जो सरकार ने कहा था, क्या उस पर सरकार आज भी क्या अडिग है? क्या वो गन्ना भुगतान जो रोहित जी कह रहे थे, क्या उस पर सरकार ने उस भुगतान को किया? नहीं किया। तो ये ऐसे बहुत विचारणीय प्रश्न है। और सांस्कृतिक की जो बात की जा रही है या और जो आपने 4 मुद्दे गिनाए थे, उनमें अगर 2 मुद्दों की बात की जाए तो देखिए, सांस्कृतिक रूप से तो भाई ये इनका एजेंडा, मुख्य एजेंडा ही था कि अगर ये सरकार में आते हैं तो धर्म की नगरी के तौर पे ये पूरे प्रदेश में जितने भी मानक तय किए गए थे, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो या विंध्यवासिनी माँ का दरबार हो, उन सब पे ये काम करेंगे। उस पर काम हो रहा है, इसमें नो डाउट। इसमें मैं सरकार को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूँ कि काम नहीं हो रहा है। अब जो विकास जी ने कहा है कि भाई वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सरकार को जांच करना चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार उन जमीनों को लेके, जैसा रोहित जी भी कह रहे थे कि वहाँ के जमीनों के दामों को लेके जिस तरीके से आरोप सरकार पे लग रहे हैं, तो इस पे भी सरकार को अपनी राय रखनी चाहिए कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है क्या उसमें सच्चाई है या सारा सिर्फ मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे बहुत से वैकल्पिक, और जो बेरोजगारी और जो बिजली की दरों की बात विकास जी कह रहे थे, रोहित जी कह रहे थे, समीर जी कह रहे थे, तो बिजली की दरों का जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। सरकार को इस पर जरूर कुछ ध्यान देना चाहिए। अगर इस पे आप जो आम आदमी है उसके लिए बेरोजगारी, उसके लिए महंगाई जो है बड़ी समस्या है कि उसके लिए जो जनमानस है, जो आम जनमानस है, वो कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा। इस तरीके से अगर महंगाई को आप नियंत्रित नहीं करेंगे, और जो बात विपक्ष कह रहा है उन सारे मुद्दों पे देखिए सरकार तो अपना पक्ष रखेगी। आज आपने देखा है सारे अखबारों में आज सरकार ने अपनी जो 6 साल की खुशहाल की बात कही गई है कि जनता खुशहाल, और सरकार जो है उसको सारे जो क्लेम किए गए थे, जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, वो उन पे पूरा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो आलोक जी अभी उससे मुझे लगता है कि सरकार थोड़ी सी दूर है। बिल्कुल, अब मैं इसी पर चर्चा करूंगा आगे। जमीनी हकीकत जो है वो थोड़ी सी दूर नजर आ रही है असल वायदों से, असल दावों के बीच। आनंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल जी। अब मैं आप ही के सवालों को लेकर के आ रहा हूं। देखिए, आपने मुझे आज डिबेट के लिए 4 सवाल दे दीजिए, आप मुझे 4 मुद्दे दे दिए खुद ही। अब मैं इसी के इर्द गिर्द अपनी डिबेट को रखूंगा, इधर उधर नहीं भागूंगा। इसीलिए मैं आज चाह रहा हूं कि कोई
चिल्पो ना हो और कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब दे। देखिए, आर्थिक मामला, सांस्कृतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था, जब मैंने विपक्ष से इन्हीं मुद्दों को लेकर के सवाल किया, इन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष को भी देखिए भटकने नहीं दिया। जब आर्थिक मामले को लेकर के तब 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी, लेकिन अभी भी कितने पद खाली है, स्टार्टअप कहां पे शुरू हुए हैं, सहायक शिक्षक भर्ती देखिए अभियान किस तरीके से चल रहा है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सवाल और सुनते रहिएगा। सामाजिक को लेकर के महंगाई किस तरीके से होली फीकी कर दी, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा करके, बहुत सारे मुद्दे। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के जब मैंने सवाल किया तो मुझे ये जवाब मिला कि आलोक जी पूछिए, अतीक अहमद के मामले को लेकर के गुर्गों पर तो कार्रवाई हो रही, लेकिन अभी भी परिवार का कोई सदस्य पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। ये सवाल है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं चाहूंगा जल्दी से सवालों का आप जवाब दे दे जी। देखिए, पहली चीज तो यह है कि अतीक अहमद के मामले में सरकार ने पूरी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए उस मामले में जो भी अपराधी थे उनको चिन्हित करने का काम किया है। उनमें से 2 एनकाउंटर में मारे गए हैं, 1 का शव मिला है। इसके अलावा अन्य लोगों की तलाश चल रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, उनकी संपत्तियों को सीज करने का काम सरकार ने किया है और बहुत जल्द इस मामले में जितने भी आरोपी होंगे वो कानून के दायरे में जो भी सख्त से सख्त सजा होगी उन्हें दी जाएगी। जो सवाल एक दिन पहले था उमेश पाल हत्याकांड के बाद, वही सवाल अब 28 दिन बाद भी वही सवाल है कि गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, असल परिवार के लोग अभी भी गायब है, इसीलिए सवाल उठ रहा है। सुन लीजिए, ये वही सरकार है, इसी सरकार के डर के भय से इतने जो गुंडे माफिया जो है आज उत्तर प्रदेश में जेलों में सड़ने को मजबूर है। आज पहली बार मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को 3-3 मामलों में सजा हुई है, ये इसी सरकार के समय संभव हुआ है। अन्यथा समाजवादी पार्टी के समय में क्या होता था, ये छोड़ दीजिए पिछली सरकार में क्या होता था। जब मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से ये सवाल करता हूँ वो तो कहते हैं अब वो मामला है, अब गुजरात जेल में बैठे लोग अब देखिए यूपी में कांड करवा देते हैं, अब ये हालात है। सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। पूरी बात सुनिए मेरी। हाँ, मैं पूरी सुन रहा हूँ सर जी। और सुन लीजिए, इन्होंने नौकरी की बात की, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने बड़ा अच्छी कविता सुनाई, मैं भी इन्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ 5.5 लाख सरकारी नौकरी अब तक दी है। इनकी सरकार ने 5 साल में 1,95,000 से सरकारी नौकरी दी, उसमें भी 60,000 पद ऐसे रहे जिन पर कोर्ट में मुकदमा हुआ। और इनके समय में नौकरी देने वाली संस्थाएं कैसी होती थी उसका एक उदाहरण दे देता हूं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव, उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्ष राजपाल यादव। इतने सारे सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 69,000 भर्ती जो सहायक शिक्षक भर्ती है जिनका प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर जवाब दे दीजिए जल्दी से। सुनिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1,27,000 बेसिक शिक्षा में नियुक्तियां की है और आने वाले समय में इसमें और भी नियुक्तियां होने जा रही है। 1,64,000 से ज्यादा पदों पर पुलिस में भर्ती की गई है और 36,000 पद पर भर्ती फिर आने वाली है। उत्तर प्रदेश तो रोहित जी, फिर सारे जो रिक्त पद तो भर गए, फिर अब क्या, अब तो भर्ती की जरूरत ही नहीं है। फिर अब तो चलिए इस सवाल का जवाब रोहित जी से ले लेते हैं। रोहित जी दे देंगे ना इस सवाल का जवाब, ठीक है। रोहित जी, सारी की सारी भर्तियां फुल हो गई है, सब बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है और बस खाली 69,000 शिक्षक भर्ती जो है सहायक शिक्षक भर्ती, उनका प्रदर्शन भी बंद हो गया। इस बात से तो अब आप ये संदेशा जा रहा है, ठीक है। रोहित जी, पिछले छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में जो समस्या है, आप बेरोजगारों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करिए, लेकिन असल हकीकत क्या है? रोहित जी जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, सबको रोजगार मिल गया, इसका मतलब तो ये हुआ भाई। मुंडेरवा में चीनी मिल को शुरू करने का काम किया। देखिए, ऐसा है, किसानों के साथ सुनेंगे, आप सुन लीजिए जरा। हाँ जी, देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ समस्या यही है कि ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि जैसे किसी चोरी को छुपा रहे हो। तो वो जो चोरी है, आप मुझे बताइए, क्या रमाला में चीनी मिल? अभी तो बताएंगे। अरे भैया 6 साल सरकार में आपने पूरे किए, जवाब तो हम ही देंगे। रोहित जी से नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद दुबे जी, आपने पूरा मौका दिया। नहीं आनंद दुबे जी, मैं आपसे सहमत हूँ, आपने अपनी बात रख ली ना। बंद किया गया। अरे आनंद जी, अब सुनिए, तो विपक्ष को सदन में तो सुनने नहीं देते, यहाँ पर तो कम से कम मौका दीजिए, यहाँ पे तो सुनिए। चलिए, मैं अपने फोरम में पूरा मौका देता हूँ भाई सबको। के लिए कौन सा आंदोलन किया आपने? क्या किया? आप उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। सर, अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी ना आप तीसरे मोर्चे को लेकर आज हम बात करें। मैं तो आम जन से जुड़े मुद्दों को लेकर के बात कर रहा था। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता ने समझ लिया कि डिबेट नहीं है, ये इनको मंच दे दिया गया है जहां से पब्लिक को इनको बड़े बड़े झांसे देने हैं।
तो ये शायद इन्होंने समझ लिया। नहीं, आनंद जी भी बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। आनंद जी को मैं जानता हूं। ठीक है, अब आनंद जी अरे भैया सुन तो लो, आज शोरगुल ना हो, आज साउंड प्रूफ जी प्राप्त करने का काम आपकी पार्टी करती है। कभी इनको झांसा देकर सरकार में पहुंच जाते हैं, कभी उनको झांसा देकर सरकार में पहुंच आप जाते बच गए हैं ना। आपकी तो पूरी पार्टी झांसा वाली पार्टी है। नहीं, अच्छा, आप झांसे वाली पार्टी का सुन लीजिए। अच्छा पर्सन, ठीक है। नहीं, अब स्थिति है कि आनंद दुबे जो है हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। ठीक है, हम 2014 से सत्ता से बाहर हैं, पर आनंद दुबे सवाल हमसे पूछ रहे हैं। 6 साल की कामयाबी का जश्न भारतीय जनता पार्टी बना रही है और आनंद दुबे सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, तो जवाब तो विपक्ष को ही देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सत्ता की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सत्ता की जिम्मेदारी तो ये सिर्फ झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, मलाई चाटो, मलाई चाटो, मलाई चाटो, यही जिम्मेदारी है सिर्फ सत्ता की। बाकी जवाब देने की, विकास करने की, ये सारी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं विपक्ष की है। अरे आनंद दुबे जी, ये जवाब दे दो, 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान का वादा किया था, वो किया क्या? ये जवाब दे दो। 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपए का ब्याज अगर आपने दिया हो गन्ना किसानों को, तो उसका जवाब दे दो। अब आनंद दुबे जी बिन पेंदे के लोटे की तरह बोलते रहोगे, खटकते रहोगे क्या? बिन पेंदे के लोटे की तरह खटकते रहोगे तो मैं बात चलिए एक एक करके सुनिए। चलिए आनंद जी, आपने बात रखी ना, रोहित जी एक एक करके अपनी बात रखिए। रोहित जी तो ठीक है, एक एक करके। आनंद जी, मैंने आपको मौका दिया, आपको पूरा। अरे भैया, भरोसा कल कहीं और चले जाए। अब ये भैया पत्रकारिता छोड़ के तो भाजपा आप ही ने ज्वाइन की है, बता मुझको रहे हो। पत्रकारिता छोड़ के अच्छा, आप तो प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है, पत्रकार रहते हुए आप बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन ये आप बताओ। डिबेट डिरेल हो रही है, पत्रकार रहते हुए किसकी बांसुरी बजा रहे थे, ये आप बताओ। और पत्रकारिता छोड़ के राजनीति ज्वाइन करना कौन सा गुनाह है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं। आप धंधा करके राजनीति कर सकते हैं, बिजनेस करके राजनीति कर सकते हैं, मैं पत्रकारिता करके नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है किसानों के लिए जो वादा किए गए हैं, किसानों के लिए जो वादे किए हैं उसको तो पूरा करोगे महाराज। अरे 14 दिनों में गन्ना भुगतान का वादा किया था, वो पूरा करोगे कि नहीं करोगे? चलिए 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करते हो, 5.5 लाख खुद आके बेशर्मी तरीके में बताते हो। 70 लाख का वादा करोगे, 5.5 लाख पे पीठ थपथपाओगे और चाहते हो विपक्ष आपका आपकी पीठ थपथपाए। वो ऐसे कैसे डिबेट होगा? आलोक जी आप बताइए भाई, ये तो चाहते ही नहीं है कि सच जनता के सामने आए, ये तो चाहते हैं इनके जुमले में जनता मदहोश रहे, ये तो चाहते हैं ये शराब पिलाते रहे जनता को और शराब सस्ती करते रहे और जनता मदहोश रहे। समस्या ये है कि आनंद दुबे जी चाहते ही नहीं कि जनता तक सच्चाई पहुंचे। आनंद दुबे जी चाहते ही नहीं है कि जनता तक ये सच्चाई पहुंचे कि भाजपा ने 70 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और यहाँ पे खुद स्वीकार कर रहे हैं 5.5 लाख रोजगार। चलिए अच्छा ठीक है, अब आनंद जी ने भी अपनी बात रखी, रोहित ने भी बात रखी। समीर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको कौन से ऐसे वो मुद्दे लगते हैं जो वादे किए गए थे और पूरे नहीं हुए, खास करके जो आम जन से जुड़े हुए हैं? क्योंकि मैं अपने डिबेट में उन मुद्दों को ज्यादा लाता हूं जो आम जन से जुड़े होते हैं। सीधी सी बात है, कौन क्या करता है, कौन प्रवक्ता था, कौन पत्रकार था, मुद्दा ये नहीं है। जी समीर जी। आलोक जी बिल्कुल, इनफैक्ट अगर मैं सिर्फ वो बात करूं जो कि भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में था, तो जितने भी अधूरी चीजें, और वो शायद आनंद दुबे जी या तो अपनी तरीके से उसको किसी ना किसी तरह कन्विंस कर लेंगे कि नहीं पेपर पे इतना काम हो गया, नहीं तो हो सकता है कि 1.1% चांस है कि मान जाए। किसानों की आय दोगुनी चाहिए, ठीक है, वो तो जुमला मान हटा दीजिए। किसानों का संपूर्ण भुगतान, 14 दिन के अंदर गन्ना किसान का भुगतान, छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेधावी छात्रों को स्कूटी, 70 लाख युवाओं को नौकरी, ये सब अगर मैं कहूं तो, और इसके साथ साथ 5 वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कन्वेंशन सेंटर्स, 2000 बसें जो कि गांव की सड़कों तक कनेक्ट करें, हर गांव को कनेक्ट करें, 6000 डॉक्टर्स, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां, नियुक्तियां, 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन, सभी विभागीय जितनी भी रिक्तियां हैं विभाग में वो सब भरना। तो ये सब तो वो चीजें हैं जो कि इनके मैनिफेस्टो में थी, जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। लेकिन अगर इनके हिसाब से हम माने, या फिर आज क्योंकि 6 साल हुए हैं, बेमिसाल 6 साल, यूपी खुशहाल, और उसके बाद इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी और आनंद दुबे जी जाने, क्योंकि पेपर पे अगर हम देखेंगे तो हर कुछ, और ये कई डिबेट में सामने आ चुका है कि पेपर के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित है। वो राम राज्य ललितपुर में दिखता है, वो राम राज्य कभी प्रयागराज की सड़कों पे दिखता है, वो राम राज्य कभी कानपुर देहात में दिखता है। लेकिन जब ऐसे कोई कांड होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी से सवाल की जगह उनको विपक्ष से सवाल पूछना होता है कि विपक्ष ने क्या किया।
जी 6 साल हो चुके हैं। अभी ठीक है, मैं थोड़ा सा मैंने करेक्ट भी करना इसीलिए चाहूंगा विपक्ष कि को मौका नहीं दिया। किसको पिछली एक सरकार साल की में- बात ना करी जाए, मैं बराबर क्योंकि कह ये रहा हूं एक कि कंटिन्यूटी वाली पिछली सरकार सरकारों है। में क्या हुआ, ये मुद्दा ये नहीं सरकार है। अब अगर आगे क्या ये होना है, सरकार एक आगे आने कंटिन्यूटी वाले की सरकार समय है, में। तो इसको ठीक है, एक साल की चलिए, सरकार मैं नहीं, विकास जी 6 आपके साल पास की आ रहा हूं। सरकार मान विकास के जी, आप चलो, सेकंड 6 साल पार्टी में के रूप में भी किस नहीं है। विभाग में अगर क्या उत्तर काम प्रदेश हुआ के है उसका परिप्रेक्ष्य में ब्यौरा बात करें सरकार। विपक्ष के रूप में, आप किस तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे और आपकी पार्टी का आगे क्या कुछ प्लान है, क्योंकि अब 2024 भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, जनता के बीच में सच्चाई लाना का राजनीतिक दलों का काम है। हम विरोध नहीं दर्ज कर रहे हैं, सरकार को पूरा अवसर था। आज बुलडोजर के नाम पर चेहरा चमका रहे हो, बस पिछले 5 साल आप थे, 1 साल अभी रहे हो, 6 साल बाद आपको पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार आपकी जो 2 बनी, योगी सरकार 2, उसको एक आत्ममुग्धता है कि उसको शायद से केंद्रीय राजनीति में अवसर मिलने जा रहा है योगी जी को। सच्चाई ये है कि योगी जी आत्ममुग्ध है कि शायद वो मोदी जी का विकल्प के तौर पे देश में देखे जा रहे हैं। और ये आत्ममुग्धता किन लोगों ने किया? वो अंधभक्तों ने, क्योंकि सोशल मीडिया 5-10% लोगों का जो खेल है, उन लोगों ने ऐसा बना दिया है कि लगातार कुछ कर्मचारी अधिकारी योगी जी के कार्यालय के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि योगी जी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर कोई भी दस्तखत नहीं होता है। एक बात बताइए विकास जी, आप इतना मीडिया मैनेजमेंट को लेकर के क्यों इतना नाराजगी? सबका अपना अपना मीडिया मैनेजमेंट होता है। हम लोग भी कोई चीज करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, उसका लाभ भी क्या मिलना चाहिए ना। आज ये लोग आए थे। आलोक हाँ। जी, देखिए, लाभ मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा। अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करते हैं और अपने ही नेता को मूर्ख बना रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, आप ये बात नहीं बता रहे हैं कि बाबा जी, आप जिस बुलडोजर की बात कर रहे हैं, बुलडोजर बाबा बन के विश्व भर में आप प्रचार कर रहे हैं, विश्व भर में लोगों ने इनकी बात की है, पर आप पिछले 6 साल से कहाँ थे? ये बुलडोजर किन पे गिर रहा है? वही एलडीए के भ्रष्ट अधिकारी। यही सवाल अगर पूछा जाए कि पिछले 6 सालों में आप लोगों ने कितनी बार आवाज उठाई इस बुलडोजर को आवाज क्यों नहीं उठाई? कितना विरोध प्रदर्शन किया? अच्छा, कितना एक धरने बिल्डिंग पर बैठे? अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें आनंद दुबे जी। जिस बिल्डिंग को भ्रष्ट अधिकारियों ने नक्शा पास किया और आगे तक बनने दिया, उस वक्त योगी जी सत्ता में नहीं थे क्या? और आज उनको पता लग रहा है कि अतीक अहमद की बिल्डिंग आगे तोड़ना है। इनको ये जितनी बिल्डिंगें टूट रही हैं, ये भारतीय संविधान के दायरे में टूट रही हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक और गलत तरीके से बनी थी। इसको तो 6 साल पहले भी जानना चाहिए था। मैं इस आनंद दुबे जी से चाहूंगा दूसरा सवाल पूछे, दूसरा भी बात आ जानी चाहिए। सुनते रहिएगा। चलिए, केवल बुलडोजर ही नहीं इस देश की समस्या है। बुलडोजर तो भारतीय संविधान की मूल भावना को मारने का जो इनका एक तानाशाही रवैया है, उसको स्थापित कर रहा है कि कानून से ऊपर एक सरकार हो सकती है। क्या ये तानाशाही रवैया? एक सवाल का जवाब जल्दी से आनंद जी। बुलडोजर को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। बुलडोजर अगर अपराधियों पे चल रहा है तो सही कार्रवाई हो रही, सही चल रहा है, अपराधी पे भी चल रहा है, कानून के रास्ते से चलेगा। लेकर के सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल उठता है। और मेरा सवाल पूछना सबसे बड़ा सवाल तो योगी सरकार में भी उठता है। जवाब भी 6 साल में क्या कर रहे थे? अभी तक वो कैसे अवैध निर्माण आनंद जी दिख रहा था, अभी तक बना हुआ है। कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मनमानी नहीं। ठीक है, जल्दी से सुनिए। देखिए, विकास जी को खुलेआम बताना चाहिए कि उन्हें मुख्तार अंसारी से, अतीक अहमद या बाकी लोगों से, गुंडे माफियाओं से पूरी हमदर्दी है। जितना लाभ आपको दिख रहा है उनका नाम लेने पर हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। सारा देश जानता है कि आपको पूरे हिंदुस्तान के 26 करोड़ में कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ पर आनंद दुबे तकलीफ हो रही है अखिलेश यादव जी को और विकास जी को और कांग्रेस पार्टी को। और इन्होंने कहा आत्ममुग्धता। अरे साहब, आत्ममुग्धता में तो पूरी कांग्रेस पार्टी पुरातात्विक सामग्री बनने की तरफ है। आत्ममुग्धता का शिकार बना के आपने राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी ले ली। आपकी पार्टी तो खुद ही आजकल राहु काल से जूझ रही है और उससे मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही है। आप दूसरों को आत्ममुग्धता का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले अपनी बोल लेंगे तो बोलो कि साथ में बोलना है। इस बात से बाहर निकलिए। अरे भाई, क्यों बात हो रही है महंगाई से आम जनता को कितनी निजात मिली, चर्चा इस पर होनी चाहिए। संदीप जी, जो ऐसे मुद्दे हैं, चर्चा उन पर कहीं ना कहीं जरूरत है। आज जो समय की मांग है, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, महिला सशक्तिकरण को बात करें, क्यों हम किसी राजनीतिक दल की बात करें? उसका क्या विजन है? नहीं, देखिए, जो बात विपक्ष कह रहा है, देखिए उसमें अतीक अहमद को लेके, देखिए जो अतीक अहमद को पालने पोसने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया, ये पूरी दुनिया जानती है।
वो सबसे ज़्यादा बार अगर विधायक रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी के द्वारा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का मुझे नहीं मालूम, पूरा विपक्ष जानता है, चाहे वो रोहित जी हो, विकास जी हो, योगी जी भी थे। नहीं योगी, मैं आ रहा हूँ विकास जी, विकास जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो कार्य देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आप लोगों ने इतना बड़ा पार्टी ने उसके खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? अरे मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, हस्तक्षेप छोड़िए, कांग्रेस क्या सरकार किसकी है? क्या भाजपा, कोई भी साल से पार्टी सरकार इलाहाबाद में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने आज की डिबेट तैयार में नहीं। रोहित जी मुझे लगता है कि आज कोई किसी की सुनने को किस लिए नहीं तैयार है। मैं अभी तक जहाँ पर आज पत्रकार ज्यादा है, चाहे भले वो करता है, लेकिन आज पत्रकार डिबेट में ज्यादा। अहमद को अतीक अहमद बनाने का काम किसने किया? तो योगी किसी ने आदित्यनाथ क्या कर राजनीतिक रहे तौर पर हैं? उसका विरोध किया? उनकी सरकार क्या कर रही है? 6 किसी ने साल से राजनीतिक योगी तौर पर आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? ये देखिए गलत बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, मैं गलत बात का समर्थन नहीं करता हूँ। रही बात की जो बात जो आलोक जी कह रहे हैं, बैठी तो आपने उनको बनाया है, ये आप बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अतीक अहमद जिस तरीके से पार्टी या मुख्तार के पीछे एक कड़ी सच्चाई सुनाए राजनीति की, बहुजन समाज पार्टी हो। सुनिए एक कड़ी सच्चाई सुन लीजिए राजनीति की। राजनीति में 2 ही किरदार होता है, एक मैं नायक उसकी होता बात नहीं कर रहा है हूं। और एक खलनायक और होता ऐसा है। नहीं है कि बीजेपी ने काम ही नहीं अरे किया भैया 6 सुनने वर्षों दोगे? में। आप बोल चुके संदीप जी, सुनिए। नहीं, मैं एक जो नायक आप ये होता कह रहे है हैं कि और एक राजनीति खलनायक होता की बात कर है। रहा हूं। राजनीति में नायक तभी जस्टिफाई होगा जब कोई जो उसके सामने कर सकते हैं खलनायक वो होगा। कर ही रहे हैं योगी जी। अरे सुन तो लीजिए, बोलने से पहले सुनिए। खलनायक किसको बनाएंगे? क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है, इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, जो डिलीवरी दे नहीं पाए। 6 साल बीत गया, अब इनको खलनायक नहीं मिल रहा है। अपनी बात भी तो बताइए ना कि गुजरात की जेल में बैठा हुआ इनको दिखाई पड़ रहा है खलनायक। अरे भैया ये सैटेलाइट से आप यहाँ पर अपना विपक्ष पैदा कर रहे हैं, विपक्ष यहाँ पैदा कर रहे हैं सैटेलाइट से। गुजरात में पंजाब में बैठा मुख्तार अंसारी से योगी बाबा टंटे है, ये बताइए आप। नहीं योगी, चलिए मैं इतनी देर से शांत था, नायक और खलनायक की बात चल रही थी यहाँ पर, बड़े अच्छे से उन्होंने इस किरदारों को समझाया। अरे भाई जब आप फिल्म बना रहे हैं नायक या खलनायक होंगे तो ऑडियंस भी तो होगी, ऑडियंस में कौन लोग रहेंगे, तो इसलिए ऑडियंस में भी बात रखें। चलिए ठीक है, मैं एक बार रोहित तक पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर के देखिए कितनी राजनीतिक दलों की बात हो रही है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रोहित अग्रवाल जी आपसे एक सवाल का जवाब, मुझे नहीं किसी की बात करनी, ना ही मुझे परिवारवाद की बात करनी है, ना ही मुझे भ्रष्टाचार की बात करनी है। मैं बात कर रहा हूँ देश के अन्नदाता की समस्याओं को लेकर के, किसानों की आय दोगुनी करने का। सुने मेरा सवाल, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा, कितना पूरा हुआ? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किसने लागू कराई? बड़ी बात ये एमएसपी समर्थन मूल्य को लेकर के किसने शुरुआत की? इस सवाल का जवाब रोहित जी, क्योंकि बाप देश के अन्नदाता का है, उसकी समस्याओं से जुड़ा हुआ सवाल है। रोहित जी बड़ी जिम्मेदारी के सवाल, कोई पॉलिटिक्स ना करे। जी जी रोहित जी, मैं आपको सुनूंगा जल्दी से। बैठा हुआ है किसानों के हक। देखिए आलोक जी, रोहित जी को सुनेंगे। देश सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, देश के अन्नदाता की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं जब आप अन्नदाता की बात करते हैं, मैं रोहित जी को सुनूंगा। ठीक है भाई, विकास जी एक मिनट सुन जाओ भाई। ₹100 क्विंटल गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए। देखिए ये तो हम ही ने उठाया। हाँ तो रोहित जी भी उठा रहे तो उनके आप समर्थन करिए। पहले हम समर्थन कर रहे हैं, आप हाँ में हाँ मिलाइए। करने वाले आप सेकंड विपक्ष में भी नहीं है, सेकंड पार्टी के रूप में, इसलिए आपको हाँ में हाँ मिलानी होगी। ठीक है सत्ता में आने जा रहे हैं, जी, चलिए आवाज उठाइए और 2024 के लिए अपनी जमीन तैयार करिए। ठीक है, रावण वाली जो हंसी आ रही है ना अहंकार की, इसी का अंत होने जा रहा है। ये राहुल गांधी की सदस्यता नहीं आपने समाप्त किया है, आपने नंगे जरा भी राहुल गांधी का मुद्दा ना उठाइए, तो फिर डिबेट हमारी फिर डाइवर्ट हो जाएगी। कौन नायक है, वो संसदीय रद्द पे आ जाएगी डिबेट। क्यों ना आए उससे पहले रोहित जी आपसे आपका वर्जन ले लूं, क्योंकि बात किसानों के हितों की कोई बात नहीं करना चाह रहा। अगर कोई भी देश हित की बात कर रहा है तो सुनेगा रोहित जी की बात। चलिए ठीक है रोहित जी। ये मुझे लगता है कि यहाँ आज प्रवक्ताओं को ना जाने क्या हो गया है, सब पत्रकार बैठे हैं आज। नहीं, समस्या यही है कि इन सब के अंदर का पत्रकार जग गया है सच्चाई जग गई है। ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि भाई जनता के मुद्दों को रखने की बजाय ये आपस में ही सारा खिचड़ी पकाई ले रहे हैं। अरे भाई हमको ये बताओ, अभी ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, किसान बदहाल है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, आलू की फसल बर्बाद हो गई, आने वाला सीजन आम का है, उसके बौर गिर गए हैं पूरी तरीके से, वो फसल बर्बाद होने जा रही है। जो अगली फसल जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चोट लगने जा रही है, सरसों की फसल बर्बाद हो गई, उनको मुआवजा कब दोगे महाराज?
इसका जवाब दो। हम कह रहे गन्ना किसान पे तो आप कह रहे हो कि ठीक है साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो एक मुद्दा है, मुख्य मुद्दा कि 14 दिन में आप भुगतान नहीं कर रहे हो, और अगर आप 14 दिन में भुगतान नहीं कर रहे हो तो आप ब्याज भी देने का काम नहीं कर रहे हो, जो कि हाईकोर्ट की रूलिंग है। परंतु कम से कम ये जो ओलावृष्टि के कारण जो बर्बादी हुई है, इसमें तो तुरंत राहत की जरूरत है किसान को। कम से कम ये तो कर दो। अरे 6 साल में आपने क्या किया वो जनता जानती है पूरी तरीके से कि किस तरीके से 350 का सिलेंडर आपने 1100 का कर दिया, किस तरीके से 60 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए का आपने कर दिया। अब ये बताओ मुझे, जो बारिश हुई है, आलू वृष्टि हुई है, इसके ऊपर जो मुआवजा देने का बात है वो कब दोगे? तो मेरी डिबेट अधूरी रहेगी। आनंद जी जल्दी से जिम्मेदारी से। हाँ देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलों के डीएम और मंडल के कमिश्नरों को जस्ट इस घटना के तुरंत बाद उनको पूरी तरह से इसका आकलन करके और इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को भेजने के लिए कहा है, और जैसे ही रिपोर्ट सरकार को मिलेगी सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी फसल बर्बाद हुई है। एक चीज। हाँ। दूसरी चीज, जो बीमा कंपनियां हैं उनसे भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द किसानों को भुगतान करें जिनका फसल बर्बाद हुई है। मैं आपको नहीं बीमा कंपनी की स्थिति आलोक जी मैं आपको बता दूं, आनंद दुबे जी मैं आपको बीमा कंपनियों की स्थिति बता दूं कि पिछली बार खरीफ की फसल बर्बाद हुई थी और आज किसानों को मुआवजा उसका आया है जब रवि की फसल लगी हुई है। तो अब आप सोचिए कि किसान बर्बाद आज हो रहा है और आप 6 महीने बाद अगर उसको मुआवजा दोगे तो वो अपने बच्चों की शादी, वो अपने बच्चों की स्कूल की फीस, वो घर में राशन कहां से लेके आएगा, 1100 रुपए का सिलेंडर कहां से खरीदेगा? तुरंत आकलन करके सरकार को भेजे ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके। असल स्थिति से वाकिफ करा दिया है, अब समाधान कितना जल्द होता है ये भी देखना होगा। समीर जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट में आप अपनी बात रखिए जी जल्दी से। आलोक जी देखिए, आज क्योंकि 6 साल बेमिसाल की बात हो रही है तो उसमें क्योंकि किसानों का मुद्दा बहुत अहम है, और अभी रोहित जी ने अभी मुद्दा उठाया और आनंद दुबे जी ने उसका एक आंसर दिया था कि जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पे जिला प्रशासन का एक सर्वे आया है और जिला प्रशासन के सर्वे ने कहा है कि 33% से ऊपर अगर नहीं ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो उनको कोई भरपाई नहीं करी जाएगी। जबकि किसान कह रहे हैं कि ये सर्वे कब हुआ, किसने किया, उनको इसका आइडिया नहीं है कि उनके सामने हुआ, उनके पीछे से हुआ, कब हुआ। लेकिन अगर ये 33% वाली बात अगर है तो ये सरासर गलत है। किसान को जितनी भी नुकसान हुआ है उसकी ये आप न्यूज़पेपर उठा के देखा करिए। न्यूज़पेपर मैं आपको भेज दूंगा क्लिपिंग, मैं आपको अखबार के नाम के साथ क्लिपिंग भेज दूंगा और जिलों के बता दूंगा कि कौन कौन से जिलों में ये बात उठी है, कौन कौन से जिले के किसानों ने ये बात रखी है और ऐसे सर्वे की बात हुई है, उनके पास कोई सर्वे की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये बात मैं आपको अब तक पहुंचा दूंगा। आनंद दुबे जी, अगर आप कुछ देखने से इनकार कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आप चीजों को पढ़िए, चीजों को समझिए, जाके देखिए कि अगर जिला प्रशासन को ऐसा कोई ऑर्डर दिया गया है तो ये 33% वाली बात क्यों उठी? राजनीतिक दल आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिला अधिकारी को सौंपा। एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी से। 6 साल बेमिसाल हम दिखा रहे कार्यक्रम जिसमें हमने उपलब्धियों को गिनाया। खुशहाल, आप कितना खुशहाल पा रहे हैं और आगामी क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जल्दी से? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, बहुत से क्षेत्रों में काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्रश्न रोहित उठा रहे हैं कि जो अन्नदाता है इस देश का, इस राज्य का, उसकी समस्या बहुत व्यापक समस्या है, उस पर योगी सरकार को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। और जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर जिला अधिकारियों को, कमिश्नरों को यह आदेश दे दिया गया है तो मुझे लगता है कि शायद उसका हल भी जल्द से जल्द सरकार कर देगी। बहुत जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आनंद जी आपका भी, समीर जी आपका भी, विकास जी आपका भी, संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी, रोहित अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस 6 साल खुशहाल की बात की जा रही है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में किस तरीके से खुशहाली और राम राज्य की परिकल्पना जो सरकार ये काम कर रही है उसी दिशा में आगे बढ़े। उम्मीद करना बेहतर होगा। नमस्कार।